एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट शर्जील इमाम और बात करेंगे यूएपीए की द कंप्लीट स्टोरी। आइए देखते हैं। देखिए, शर्जील इमाम कौन है? ये एक स्टूडेंट है जेएनयू का और वहाँ से पीएचडी कर रहा है। इसके पहले मास्टर्स कर चुका है आईआईटी मुंबई से। इसको अरेस्ट किया गया था बिहार के जहानाबाद से ऑन 28 जनवरी 2020, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था सीएए और एनआरसी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इसके बाद इमाम को जो है कंट्रोवर्सी इस बात पे हो गई कि उसने एक शब्द बोल दिए, कट ऑफ असम फ्रॉम इंडिया। अब ये किस सेंस में बोले हैं कि वहाँ पर क्या चक्का जाम कर देंगे या किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगी, तभी कुछ बात पता चलेगी। अभी इसके ऊपर केवल इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है और सेक्शंस लगाएगा इसके ऊपर 124A, 153A और 505 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसके बाद इस पे यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो एक एंटी टेरर लॉ है, ये वो सेम लॉ है जो लगाया गया था सफूरा जगर के ऊपर और उसको अभी कुछ टाइम पहले बेल मिली है। इसके बाद क्या हुआ कि सेशंस कोर्ट ऑफ मुंबई ने एक एंटीसिपेटरी बिल को कर दिया था रिजेक्ट। ये थी उर्वशी चूड़ावाला की, जिसने उस सेम प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी और ये कहा था कि शर्जील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वहाँ के सरकारी वकील ने बोली है कि ऐसा ऐसा बोला गया है। और एक एप्लीकेशन फाइल की गई फॉर कंसोलिडेशन ऑफ एफआईआर्स बाय द एडवोकेट ऑफ शर्जील इमाम, जो है सिद्धार्थ दवे। और इन्होंने ये बात बोली कि देखिए, इनकी बहुत सारी एफआईआर्स हुई पड़ी हैं कई कई जगहों पे और इन सबको आप एक कर दीजिए ताकि इसको आसानी हो जाए डिफेंड करने में। अब यहाँ पे जो एफआईआर्स हुई थी, ये हुई थी असम में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में। और इन्होंने साइट किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अर्नब गोस्वामी के मामले में कि इनकी जो भी एफआईआर्स होंगी वो सब आप कंसोलिडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने नोटिस इशू करे टू द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पेक्टिवली। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट आई जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि दोज हु हैव बीन अरेस्टेड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द नेशन सिटीजनशिप लॉ, these defenders, many of them students, appear to have been arrested simply because they exercise their right to denounce and protest। यानी कि इन्होंने ये बात बोली अपनी रिपोर्ट के अंदर कि कई सारे लोगों को जो अरेस्ट किया गया है वो केवल इसी वजह से किया गया है कि वो एक एसोसिएशन और उसके बाद एक प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे थे। यहाँ पे कोई वायलेंस का कोई जिक्र नहीं है, वो मियरली इसीलिए अरेस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। और अब इसके बाद क्या हुआ कि इसने एक एप्लीकेशन दी थी और डिफॉल्ट बेल। देखिए, डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अब देखिए, डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन का टाइम पूरा हो चुका हो और अभी भी कोई भी पुलिस रिपोर्ट ना आई हो, तो फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर डिफॉल्ट बेल। 60 दिन और कुछ केसेस में 90 दिन, 60 डेज और 90 डेज का पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है सीआरपीसी के अंदर कि इतने टाइम के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दीजिए और रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन इसने यहाँ पे कहा कि 60 दिन या 90 दिन बीत चुके हैं, इस केस में 90 दिन बीत चुके हैं, पर अभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप मुझे बेल दे दीजिए। ये बात ट्रायल कोर्ट ने मना कर दी और ये कहा कि अभी 3 महीने और दिए जा रहे हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 90 दिन के ऊपर फिर 90 दिन। ये बात हाईकोर्ट में गई, पर हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया और ये कहा कि सरकारी वकील की जो बातें हैं उसको सुन के ही ट्रायल कोर्ट ने ये बात बोली है। अब देखते हैं क्या बोला सरकार के वकील ने और क्या बोला शर्जील इमाम के वकील ने। यहाँ पर शर्जील इमाम की जो वकील थी वो थी सीनियर एडवोकेट रिबेका जॉन। उन्होंने ये बोला कि देखिए, नो नोटिस इशूड बाय द कोर्ट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ प्रोब टाइम। प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम है बियॉन्ड 90 दिन, इसका उनको कोई भी नोटिस नहीं मिला। यहाँ पे वो कोर्ट में मौजूद नहीं हो पाई ऐसा बोला गया था, लेकिन उनको इस बात की जानकारी मिली थी व्हाट्सएप के ऊपर सुबह 11 बजे 24 तारीख को, और इसी कारण से उनको जानकारी तो मिल गई बाद में, लेकिन वो मौजूद ना हो पाई। इस बात को लेकिन नहीं माना गया और उन्होंने साथ में कोर्ट करा जजमेंट ऑफ हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, संजय कुमार केडिया वर्सेस जीएनसीटीडी और साथ ही मोहम्मद मरूफ वर्सेस स्टेट। और उन्होंने ये कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 43D क्लॉज 2 ऑफ यूएपीए। यहाँ पे उन्होंने 43D2 का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर नोटिस सर्व करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे नोटिस कायदे से सर्व नहीं हुआ, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और इसीलिए कंपेलिंग रीजंस हैं ये कि उसको बेल दे दी जाए। और साथ ही ये बोला गया कि बिल्कुल आईओ की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सेम टू सेम सरकार ने आगे फॉरवर्ड कर दी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट थी वो सेम टू सेम सरकार के वकील ने आगे फॉरवर्ड कर दी कोर्ट को। उसमें कुछ भी इसने चेक नहीं किया कि उसमें सही बात क्या है, गलत बात क्या है, इसलिए इसको बेल दे दी जाए। यहाँ पे सरकार के वकील ने क्या बोले थे? अमन लेखी। उन्होंने ये बोला कि एन इन्वेस्टिगेशन वन नीड्स टू प्रोसीड टू द स्पॉट, एग्जामिन विटनेसेस एंड कंडक्ट सीजर्स। यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये तरीका होता है
कि आप उस जगह पे जाएं, आप विटनेसेस को एग्जामिन करें, लेकिन टाइम चल रहा है कोरोना का और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो और इसी कारण से कोर्ट ने यह फैसला किया कि उसको बेल नहीं दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।